अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इंग्लिश कंपलसरी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी है वो आपकी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इन्हीं पास्ट पेपर्स की ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके 100% हो जाएगी और आप जो कंप्लीट आपके सारे के सारे नंबर हैं वो आप गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज का इंटरमीडिएट पार्ट 2 इंग्लिश कंपलसरी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है सॉल्व्ड वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आपको पता है कि आपको पेपर स्कीम का कि पहले जो 3 MCQs आते हैं वो मॉडर्न प्रोज एंड हैरोज़ के पार्ट 1 बुक 1 से आते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो 3 आते हैं वो मॉडर्न प्रोज एंड हैरोज़ पार्ट 2 बुक 2 से आते हैं। और उसके बाद जो 4 MCQs होते हैं जो सिनोनिम्स होते हैं या जो एंटोनिम्स या मीनिंग पेपर सेटर पूछता है वो मिस्टर चेप्स जो नावल है रिटन बाय जेम्स हिल्टन उसमें से पूछे जाते हैं। तो चलिए जो पहले हैं वो हम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात आपको बताता चाहूँ कि रिसर्चर्स की ये रिसर्च है कि जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पेपर की या MCQs की अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं वो उनकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की स्टेज या लेवल या मेंटल फ्लाइट होती है वो तमाम इवन के इंटेलिजेंट स्टूडेंट से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और MCQs को प्रिपेयर करके टाइम एंड अगेन रीड करके उन्हें अंडरस्टैंड करके उनकी जो MCQ सॉल्व करने की, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर MCQs का कंसेप्ट एसोसिएट करके राइट डाउन करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लिहाजा आपने सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपने करना है MCQs पर, ठीक है जी। और MCQs का आपको पता है वेटेज भी होता है 20% कमोबेश आपके पेपर का ओवरऑल वेटेज होता है। अगर 100 में से 20 निकाल दें तो बाकी 80 बचते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इंटरमीडिएट 12वीं क्लास की इंग्लिश कंपलसरी का, ठीक है। तो चलिए आज हम जो पहला MCQ है वो स्टार्ट करते हैं। लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म्स। लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म अंडरलाइन वर्ड है, मतलब इससे अंडरलाइन किया हुआ लाइन नीचे लगी हुई है, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो ऑर्गेनिज्म्स का मतलब है क्रिएचर्स, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म्स का क्या मतलब है? क्रिएचर्स। नेक्स्ट है जी, आई बिगैन टू इंडोलेंटली स्टडी द डिजीज। आई बिगैन टू इंडोलेंटली स्टडी द डिजीज। तो इंडोलेंटली अंडरलाइन है, इसके नीचे लाइन लगी हुई है। तो इंडोलेंटली का मतलब क्या है? तो इंडोलेंटली का डियर स्टूडेंट्स मतलब है लेजीली। क्या मतलब है? लेजीली, सुस्ती से। इंडोलेंटली का मतलब क्या है? सुस्ती से। और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जानदार, ठीक है। पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मासेस स्टॉप द एक्सोडस फ्रॉम द कंट्री साइड। एक्सोडस का मतलब होता है हिजरत करना, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो एक्सोडस का मतलब क्या है? माइग्रेशन, ठीक है जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये पहली जो प्रोज एंड हैरोज, मॉडर्न प्रोज एंड हैरोज पार्ट 1 से 3 MCQs हो गए। अब नेक्स्ट जो 3 MCQs हैं वो हैं मॉडर्न प्रोज एंड हैरोज पार्ट 2 से, ठीक है। और ये जो पिछले 5 साल के मैं आपके साथ पेपर शेयर कर रहा हूँ इनके ही इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो ऑब्जेक्टिव MCQs हैं, स्टेटमेंट्स हैं, वो आपके 2022 में होने वाले सालाना पेपर में पूछी जाएंगी। लिहाजा आपने ये 5 साल के पेपर्स की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है, ठीक है जी। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप ये टोटल मिला के कुछ 10-12 पेपर बन जाएंगे। लिहाजा आपने इनकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। नेक्स्ट है जी, देयर कल्चर प्लेट्स वर नेवर कंटेमिनेटेड। देयर कल्चर प्लेट्स वर नेवर कंटेमिनेटेड अंडरलाइन है, इसका मतलब क्या है वो पूछ रहा है, ठीक है जी। तो कंटेमिनेटेड का मतलब होता है पॉइजन्ड, जहर आलूद होना, ठीक है जी। पॉइजन्ड, क्या? पॉइजन्ड, कंटेमिनेटेड। नेक्स्ट है जी, या परागंदा होना जिसकी उर्दू होती है। नेक्स्ट है जी, द नेशंस राइट्स हैव बीन वायोलेटेड। वायोलेटेड अंडरलाइन है, तो वायोलेटेड के बारे में वो पूछ रहा है कि ये इसका मतलब क्या है। तो वायोलेटेड का मतलब होता है, वायलेट करना क्या मतलब होता है? खिलाफ वर्जी करना, ठीक है, किसी हक का ना मिलना। तो ब्रीच्ड जो वर्ड है उसका और वायलेटेड का सेम मतलब है। हम कहते हैं ना, द राइट्स ऑफ पाकिस्तानी नेशन आर बीइंग ब्रीच्ड नाउअडेज बिकॉज देयर इज अ पॉलिटिकल chaos
इन पाकिस्तान, या किसी भी कंट्री के हवाले से आप हो सकते हैं कि सियासी मतलब अफरा तफरी है और पाकिस्तानियों के महंगाई के हवाले से, ठीक है, अमन के हवाले से, सुकून के हवाले से, ठीक है, जो हुकूक हैं वो सलब किए जा रहे हैं, ठीक है जी, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 6, द मर्सीफुल आशर्स कलेक्टेड द पेपर ऑफ द राइटर। आशर्स किसे कहते हैं? असिस्टेंट्स को। आशर्स किसे कहते हैं? असिस्टेंट्स को, मददगार को, ठीक है, जो आपको जब आप होटल में जाते हैं, स्पेशली किसी भी 5 स्टार में, तो एक मेल या फीमेल आगे आगे चल रहा होता है और वो आपको गाइड कर रहा होता है कि इसी तरफ आते चले जाएं। दैट गाय और मेल और फीमेल इज़ कॉल्ड आशर, जो आपको रहनुमाई करते हुए आगे मंजिल तक लेके जाता है या रूम तक लेके जाता है। नेक्स्ट है जी, जो 4 क्वेश्चंस हैं वो मिस्टर चिप्स में से आते हैं और देखते हैं जी। पहली, मिनार्ड वाज अ डॉन्टलेस बॉय, तो डॉन्टलेस अंडरलाइन है, इसके नीचे लाइन लगी हुई, तो डॉन्टलेस का मतलब क्या है? डॉन्टलेस का मतलब क्या है? तो डॉन्टलेस का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर, निडर जिसे कहते हैं, फियरलेस जिसे कहते हैं, ठीक है जी, तो डॉन्टलेस, ब्रेव, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, वेदर बॉय वॉज वेरी फादरली एंड कर्टियस, या कर्टियस भी कह सकते हैं या खोटियस भी कह सकते हैं, ठीक है, तो मुंह को खो या ख जैसे मर्जी कर लें, ठीक है, डोंट टेक टेंशन, क्योंकि ये इतने सारे वेरिएंट्स हैं इंग्लिश के। ऑस्ट्रेलियन है जनाबे वाला, इंडियन है, पाकिस्तानी है, उसके बाद अमेरिकन है, कनेडियन है, ब्रिटिश है, तो छोड़ दें, ये इस बहस में मत पड़े जी, मुंह को खोटियस करना है या खाटियस करना है, ये खटियस, ये छोड़ दें, जैसे दिल करता है। इसका जस्ट आपने मीनिंग तैयार करना है, क्योंकि आपका ये लेवल है कि आपने इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मीनिंग आपको तैयार होने चाहिए, बाकी ये इस बहस में मत पड़ें, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, MCQ नंबर 9, दी वोल्ट फास, ये इसे फेस नहीं पढ़ना आपने, ठीक है, ये फ्रेंच ओरिजिन का वर्ड है, इसे वोल्टी फास भी पढ़ते हैं और वोल्ट फास भी पढ़ते हैं, फेस नहीं पढ़ना, बस फेस, डोंट प्रोनाउंस एज फेस, रादर यू विल हैव टू प्रोनाउंस इज लाइक फास, ठीक है, पास नहीं कहना बस। द वोल्ट फास was so complete that the authorities were taken unaware, तो वोल्ट फास्ट का मतलब होता है ग्रेट चेंज। आपको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 मुकम्मल हुई तो दुनिया में वैसे ही चेंज आ गया, ठीक है, तो ये एक इसी तरह के। और वैसे भी आपको पता है कि जो मिस्टर चिप्स का नावल है, मिस्टर चिप्स नावल है, उसमें जनाब मिस्टर चिप्स में चेंज आता है, ठीक है, और स्कूल में चेंज आता है, हर जो प्रिंसिपल आता है वो एक से बढ़कर एक होता है और वो चेंज लाने की कोशिश करता है। तो ये ओवरऑल वैसे भी मिस्टर चिप्स की जो ज़िंदगी है, बचपन से जनाब जवानी से फिर जनाब आज की माशूकी, और फिर आज की माशूकी से उसका बच्चा होना, और जनाब एक बहुत बड़ा उसके लिए व्हील एंड वो परेशानी का बायस फिर उसका बुढ़ापा, तो ये सारे का सारा नावल जो है वो एक चेंज पे है, ग्रेट चेंज पे है, वोल्ट फास्ट पे है, ठीक है जी, तो इसका मतलब है ग्रेट चेंज। ओके, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। एक ना एक वर्ड ऐसा आता है कि जो जस्ट मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं वही सॉल्व कर सकते हैं, लिहाजा आपने प्रीवियस पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ताकि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपको अंदाज़ा हो जाए किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश कंपल्सरी के पेपर में। ओके, नेक्स्ट है जी MCQ नंबर 10, चिप्स वर टैटर्ड गाउन, चिप्स वोर, चिप्स ने पहना टैटर्ड गाउन, टैटर्ड फटा हुआ, टैटर्ड, ठीक है, टैटर्ड क्लोथ्स भी होते हैं, ठीक है, टैटर्ड शर्ट भी होती है, टैटर्ड ट्राउजर्स भी होता है, ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना। चिप्स वोर, टैटर्ड का मतलब क्या है? टोर्न, सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी, आपको पता है डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर की प्रपोजिशंस आती हैं। प्रपोजिशंस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट पे अटेंशन टुवर्ड्स द करेक्ट यूज ऑफ प्रपोजिशंस, ठीक है जी। तो 11 नंबर MCQ पढ़ते हैं, आई एम सिक डैश इंटरव्यूज़, तो किसी चीज़ से दिल भर जाना, यार मैं बार बार जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, इंटरव्यू में जाता हूँ, लेकिन इंटरव्यू में सेलेक्ट ही नहीं होता, ये क्या मतलब, ये क्या तमाशा लगा हुआ है, मैं बस बेजार हो चुका हूँ ये इंटरव्यू के गेम से। लोग आते हैं, रिश्वत देते हैं, चले जाते हैं, अकरबा परवरी है, ठीक है, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं, मेरिट नाम की कोई चीज़, आई एम जस्ट फेड अप, ठीक है, आई एम जस्ट सिक ऑफ इंटरव्यूज़। तो सिक के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो क्या आती है? ऑफ, क्या आती है? ऑफ। इसे पढ़ते भी ऑफ नहीं, ऑफ, फे नहीं पढ़ते, ऑफ, वाओ पढ़ते हैं, ऑफ, ठीक है।
आई एम, और जो ओ डबल एफ होता है उसे पढ़ते हैं ऑफ, फे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ही इज अब्जॉर्ब्ड डैश हिज स्टडीज। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब इन का मतलब होता है किसी चीज में मगन होना, किसी चीज में मगन होना। फॉर एग्जाम्पल ये बुक है ना, ठीक है जी, ये क्या है, ये बुक है। तो मैं अगर इस बुक को ऐसे जनाब पकड़ के बैठा हुआ हूं और मैं इधर उधर देख ही नहीं रहा, तो इट मीन्स दैट आई एम अब्जॉर्ब्ड इन माई स्टडीज, आई एम अब्जॉर्ब्ड इन माई स्टडीज, ठीक है जी। तो एब्जॉर्ब के साथ प्रपोजिशन क्या आएगी, सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी, ही वॉज चार्ज्ड डैश मर्डर। तो चार्ज विथ का मतलब होता है मुल्जम होना, इल्जाम लगना। तो फॉर एग्जाम्पल समबडी हैज मर्डर्ड समबडी एंड नो ही इज इन द कोर्ट एंड द जज हैज चार्ज्ड दैट गाय विद मर्डर। मतलब एक इंसान किधर है, उसने कत्ल कर दिया है और वो कोर्ट में है। आप तो जज ने क्या किया है, फैसला सुना दिया कि यू हैव बीन चार्ज विद मर्डर। तो आप पर किसका इल्ज़ाम साबित हो गया है, कत्ल का, ठीक है। तो चार्ज के साथ क्या आएगा, विद, इल्ज़ाम लगना। इसी तरह एक होता है एक्यूज्ड ऑफ, मुल्ज़म होना, ठीक है। मुल्ज़म होना इल्ज़ाम होता है, ठीक है। और चार्ज विद का मतलब क्या होता है, सज़ा दे दी गई है, किसकी, मुजरम डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट है जी 14वां, यू आर नो मैच हिम। मैच फॉर का मतलब होता है हम पल्ला होना, ठीक है जी। यू आर नो मैच फॉर हिम, आप उसके हम पल्ला नहीं है, ठीक है। तो मैच के साथ क्या प्रपोजिशन आएगी, फॉर। नेक्स्ट है जी 15वां एमसीक्यू, ही इज इल फीवर डैश फीवर। तो इल अगर किसी बीमारी के साथ हो तो हम कहते हैं ही इज इल विद फीवर, ही इज इल विद फीवर। वो बुखार से क्या है, बीमार है, वो क्या है, बुखार से बीमार है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी प्रपोजिशन। 5 नंबर का ग्रामेटिकल जो स्ट्रक्चर होता है, मुख्तलिफ सेंटेंसेस दिए होते हैं 4-5 के करीब, उनमें से एक दुरुस्त होता है एंड यू विल हैव टू pick one of these 4-5 sentences, okay? And if you pick right one, you will get 1 mark, and if you do not, and if you are unable to pick the right one, you will lose 1 mark, or your 1 mark will be deducted from your total objective marks, okay? तो 16 नंबर जो MCQ है इसे देखते हैं, is very weak to walk। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा शिद्दत का माना लेना हो कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, तो टू, उसके बाद आप लगाते हैं नाउन और उसके वर्ब और उसके नाउन और या एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद टू के बाद आप फेल की पहली फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। मतलब TOO प्लस एडजेक्टिव, फिर टू के बाद फेल की पहली फॉर्म, मतलब TOO एडजेक्टिव और उसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। ये इन्फिनेटिव का दुरुस्त इस्तेमाल है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़, ये आ गया सब्जेक्ट आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। और उसके बाद टू वीक, ये TOO आ गया, और उसके बाद वीक एज एन एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपका इन्फिनेटिव आ गया। ये इन्फिनेटिव का करेक्ट यूज़ है, लिहाजा आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ओके। ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि उससे चला नहीं जा सकता, ठीक है जी। आगे है जी 17 नंबर MCQ, वन शुड डू हिज ड्यूटी। एक बात याद रखिए, जब भी जुमले में वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन, तो इसका जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हिज या हर गलत होगा, बल्कि ठीक क्या होगा, वंस, ONE, वन एपोस्ट्रॉफी प्लस S, ठीक है। ये आप मेंशन करके आगे आप नाउन लगाएंगे। वन शुड डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट है जी, ही ऑफनली कम्स लेट। तो ऑफनली जो है ये एडवर्ब नहीं है, ठीक है। ऑफनली क्या है, इसका जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है वो आता है ऑफन। इसे ऑफ्टन भी पढ़ते हैं और ऑफन भी पढ़ते हैं, ठीक है। ही ऑफन कम्स लेट या ही ऑफ्टन कम्स लेट, ऑफनली गलत है, ओके। उसके बाद 19 नंबर MCQ, ही इज आई हु इज टू ब्लेम। ये डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इट इज के बाद जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई है, जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद उसका केस आएगा तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सब्जेक्टिव केस के मुताबिक आएगा, ठीक है जी। मतलब सिंपल सा है कि इट इज़ आई हु इज़ नहीं, आई आ गया है प्रोनाउन, तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो एम आता है, लिहाजा इट इज़ आई
हु एम टू ब्लेम, ये मैं हूं, ठीक है। तो मैं हूं के साथ क्या लगाना है आपने, एम। नेक्स्ट है जी, द मैन इज मॉर्टल। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम एंड अगेन इट इज बीइंग रिपीटेड इन डिफरेंट पेपर्स ऑफ सेकेंड ईयर और इंटरमीडिएट। सो आपने ये अच्छे तरीके से तैयार कर लें। द मैन इज मॉर्टल नहीं होता, बल्कि होता है मैन इज मॉर्टल। दी डेफिनेट जो आर्टिकल है ये नहीं इस्तेमाल होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था नाइन्थ क्लास कह रहा हूँ, सेकेंड ईयर का इंटरमीडिएट पार्ट 2 का इंग्लिश कंपल्सरी का साबिका पेपर, जिससे हमने जो नहायत अहम तरीन जो ऑब्जेक्टिव है जो 2022 के पेपर में सेट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी देखा, प्रपोजिशन भी तैयार की, सिनोनिम्स भी तैयार किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और सेकंड पार्ट की और फर्स्ट ईयर की तमाम सब्जेक्ट्स की जो हेल्पिंग मटेरियल है वो आपको इसी YouTube चैनल से मिलेगा। गेस्ट पेपर्स भी, पास पेपर्स भी, सॉल्व्ड ऑब्जेक्टिव भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, वक्त ज़ाया मत कीजिए, और A+ ग्रेड आपने लेना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।